नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दुष्कर्म और हत्या मामले में कोलकाता में 7 दिन तक रैली धरना प्रदर्शनों पर लगी रोक। आईएमए ने की प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की अपील। वहीं डॉक्टरों का देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में शरणार्थियों को सीएए के तहत भारतीय नागरिकता करेंगे प्रदान। साथ ही कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। नेपाली विदेश मंत्री डॉक्टर आरजू राणा देउबा आज 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी भारत। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज कुवैत दौरे पर होंगे रवाना। शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के दौरान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे जानिक सिनर, ज़ेवरेव और फ्रांसिस टियाफो। वहीं महिला वर्ग में जेसिका पेगुला ने बनाई अंतिम 4 में जगह। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। दुष्कर्म और हत्या मामले में कोलकाता पुलिस ने आज से 7 दिन के लिए आरजी कर अस्पताल के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत धारा 163 लागू कर दी है। पुलिस ने बताया कि इस अवधि के दौरान वहां कोई सभा, धरना या रैली की अनुमति नहीं होगी। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर डॉक्टरों की सुरक्षा और मामले में शीघ्र न्याय की मांग की है। संघ ने अपने पत्र में ये भी मांग की है कि सभी अस्पतालों का सुरक्षा प्रोटोकॉल हवाई अड्डों की तर्ज पर होना चाहिए। पत्र में पीड़िता के शोक संतप्त परिवार के उचित और सम्मानजनक मुआवजा देने की भी मांग की गई। कोलकाता में 43 डॉक्टरों की ट्रांसफर को रद्द कर दिया गया है। ममता बनर्जी के हस्तक्षेप के बाद इन डॉक्टरों के ट्रांसफर को रद्द किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा, इस तबादले के पीछे कोई और वजह नहीं है, ये नियमित था। इस तबादले का फैसला 2 महीने पहले हुआ था। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर पूरे देश के डॉक्टरों में आक्रोश है। इस घटना को लेकर यूपी, दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा समेत अन्य राज्यों में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता में थिएटर कलाकारों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने भी बलात्कार और हत्या की घटना के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। वहीं आईएमए की 24 घंटे की हड़ताल अब समाप्त हो गई है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। मंत्रालय ने डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडलों से बैठक के बाद सभी कदम उठाने का आश्वासन दिया। साथ ही स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के प्रतिनिधियों को समिति के साथ अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बैठक के दौरान रेखांकित किया गया कि 26 राज्य पहले ही अपने यहां स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून पारित कर चुके हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज अहमदाबाद में भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता प्रदान करेंगे। ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर भारत में शरण ली है। नागरिकता संशोधन कानून के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। कानून के मुताबिक जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आकर भारत में बस गए थे,
उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी। इसके अलावा अमित शाह आज गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के थलतेज में नवनिर्मित ऑक्सीजन पार्क जनता को समर्पित करेंगे। ये पार्क क्षेत्रवासियों को शुद्ध हवा प्रदान करने के साथ साथ उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित करेगा। अमित शाह मिशन मिलियन ट्री योजना के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ ही कई अन्य विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से चेन्नई की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे, जहां वो भारतीय तटरक्षक बल के एक नए अत्याधुनिक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही रक्षा मंत्री चेन्नई में समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र और पुदुचेरी में तटरक्षक एयर एनक्लेव का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद राजनाथ सिंह दिवंगत डॉक्टर क्लाइनार एम करुणानिधि की जयंती पर एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। और नेपाल की विदेश मंत्री डॉक्टर आरजू राणा देउबा 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आज भारत पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के निमंत्रण पर देउबा भारत आ रही हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पड़ोसी प्रथम नीति के तहत भारत नेपाल के साथ नियमित वार्ता करता है। नेपाल की विदेश मंत्री की यात्रा से दोनों देशों को आपसी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज कुवैत की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं, जहां वो अपने समकक्ष अब्दुल्ला अली अल याहिया से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही विदेश मंत्री कुवैत के शीर्ष नेतृत्व से भी मिल सकते हैं। डॉक्टर जयशंकर की यात्रा से दोनों देशों को राजनीति, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, संस्कृति, राजनयिक और जनसंपर्क सहित अन्य क्षेत्रों में संबंधों की समीक्षा का अवसर मिलेगा। दोनों देश आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विमर्श करेंगे और पश्चिम तथा दक्षिण एशिया की समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा करेंगे। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। देशवासियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। पिछले 10 वर्षों से लगातार इसकी झलक सरकार के फैसलों में देखी जा रही है। लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शहरी यातायात व्यवस्था में सुधार लाना भी शामिल है। अपने काम धंधे के सिलसिले में लोगों को शहर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े, इस उद्देश्य से सरकार ने मेट्रो सेवा के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया है। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की लाइफलाइन बन चुकी मेट्रो की जरूरत पिछले कुछ वर्षों से देश के टियर 2 शहरों में भी महसूस की जा रही है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में तेज गति से देश के विभिन्न शहरों में मेट्रो सेवा की शुरुआत को बल दिया। 2014 तक देश के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध थी, लेकिन बीते 10 सालों में 16 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही अब देश के कुल 21 शहरों में मेट्रो एक इलाके से दूसरे को जोड़ते हुए स्थानीय निवासियों की आवाजाही को सुगम बना रही है। मेट्रो कनेक्टिविटी का यह सिलसिला लगातार जारी है और हर महीने 6 किलोमीटर मेट्रो का निर्माण हो रहा है। 2014 के बाद से देश में कुल लगभग 700 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क विकसित किया गया है और आज देश के विभिन्न शहरों में कुल 945 किलोमीटर की मेट्रो ऑपरेशनल है। 2014 तक, जब से नरेंद्र मोदी जी की NDA की सरकार आई, उससे पहले 5 शहरों में और ये मेट्रो ये शुरू की गई थी और उसके बाद अगले 10 साल के अंदर अगर मैं कहूं तो उन 5 शहरों में जो मेट्रो थी वो उसकी लंबाई 248 किलोमीटर थी
और इन 10 सालों में और 16 शहर जोड़ करके और 700 किलोमीटर मेट्रो उसके अंदर जोड़ दी गई, जो अभी यानी ऑपरेशनल जो उसका लेंथ है वो 945 किलोमीटर और ये हो गई है। अगर हम हिसाब लगाएं तो अभी 6 किलोमीटर मेट्रो प्रति महीना और इसमें जोड़ा जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते शुक्रवार को 3 नई मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इनमें आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे। शनिवार को मुख्यमंत्री नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर कई अहम मुद्दों पर बात की। इस दौरान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। इस दौरान एनडीए सरकार के नेतृत्व में चल रही विकास परियोजनाओं में तेजी लाने और आंध्र प्रदेश को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के बारे में बहुमूल्य विचारों का आदान प्रदान किया गया। साथ ही राज्य को विकसित आंध्र की ओर आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनाव के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान देशव्यापी सदस्यता अभियान की भी घोषणा की गई। चुनाव वाले राज्यों को छोड़कर ये देशव्यापी सदस्यता अभियान 1 सितंबर से शुरू होगा। बीजेपी ने 1 सितंबर से देश भर में पार्टी का सदस्यता अभियान चलाने का फैसला किया है। ये अभियान 2 चरणों में चलाया जाएगा। दिल्ली में शनिवार को राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की बैठक हुई, जिसमें सदस्यता अभियान के लिए ट्रेनिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। 1 सितंबर से मेंबरशिप ड्राइव 4 आयामों से आगे बढ़ेगा। एक आयाम है मिस्ड कॉल। टेलीफोन में मिस्ड कॉल के माध्यम से लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ पाएंगे। दूसरा आयाम है क्यूआर कोड। ये मॉडर्न जमाना है। स्वाभाविक रूप से जिसके पास स्मार्टफोन है, क्यूआर कोड को स्कैन करके उसके माध्यम से वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन सकता है। नमो ऐप के माध्यम से भी सदस्यता ग्रहण किया जा सकता है और साथ ही साथ bjp.org अर्थात भारतीय जनता पार्टी के वेबसाइट के माध्यम से भी सदस्यता ग्रहण कर सकता है। अभियान के दौरान कम से कम 10 करोड़ से अधिक लोगों को पार्टी का सदस्य बनाया जाएगा। जिन राज्यों में चुनाव घोषित हुए हैं या चुनाव होने वाले हैं, वहां सदस्यता अभियान बाद में होगा। उसके बाद सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। बीते वर्षों में करीब 18 करोड़ लोगों ने वर्ष 2014 से 19 तक बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। सदस्यता अभियान आरंभ होने वाला है। इसमें मुख्यतः जो उद्देश्य है वह है 10 करोड़ प्लस मेंबरशिप बनाना। 10 करोड़ से अधिक लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाना। जो राज्य अभी चुनाव में जाने वाले हैं या चुनाव में जाने की घोषणा हो गई है, उन राज्यों की ये जो मेंबरशिप ड्राइव है यह बाद में होगा और तब इस संख्या में और इजाफा होगा। गौरतलब है कि बीजेपी ने सदस्यता अभियान के लिए राज्यवार और मोर्चेवार नेताओं के नाम भी तय किए हैं। बीजेपी इस सदस्यता अभियान के जरिए नए लोगों को भी पार्टी से जोड़ने का काम करेगी। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और 23 अगस्त को भारत अपना प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएगा। इस मौके पर अंतरिक्ष में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों को दर्शाने वाले अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आज भारत एक सुपर पावर है। आजादी के बाद से अनंत अंतरिक्ष की हमारी यात्रा में अनेकों सफल पड़ाव आए। 24 सितंबर 2014 ऐसा ही एक स्वर्णिम पल आया जब हमारे मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान ने मंगल ग्रह के कक्षा में प्रवेश करने के साथ ही इतिहास रच दिया। आइए देखते हैं भारत के मंगल मिशन की सफल कहानी को बयां करती ये रिपोर्ट। 24 सितंबर 2014
अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की बेहद लंबी छलांग। इस दिन इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान ने जैसे ही मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया, भारत ने नया इतिहास रच दिया। यह देश का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था, जिसमें पहले ही प्रयास में सफलता ने कदम चूमे थे। इसरो से पहले दुनिया की कोई भी दूसरी अंतरिक्ष एजेंसी अपने पहले ही प्रयास में लाल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश नहीं कर सकी थी। इसके साथ ही इसरो मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाली दुनिया की चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई। 5 नवंबर 2013 को मंगलयान को PSLV C-25 के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। भारत ने सबसे कम कीमत पर यह सफलता हासिल की थी। इस पूरे अभियान में लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च हुए। अमेरिका ने मंगल अभियान में भारत से 10 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया था। मंगलयान मिशन की उपलब्धियां। मंगल मिशन ने 6 महीने की अपनी तय अवधि से अधिक समय तक काम किया। इस मिशन ने 8 सालों तक मंगल ग्रह की सतह और वायुमंडल का अध्ययन किया। इस दौरान मिशन ने मंगल की स्थलाकृति, आकारिकी, खनिज विज्ञान और वायुमंडल का अध्ययन किया। मंगल कलर कैमरा, जिसने अब तक 1100 से अधिक चित्र तैयार किए हैं, और एक मंगल एटलस प्रकाशित किया है। पीयर रिव्यूड जर्नल्स में 35 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हुए। अप्रैल 2022 में मंगलयान का इसरो से संपर्क टूट गया और इसी के साथ मिशन समाप्ति की घोषणा कर दी गई। मंगलयान राष्ट्रीय गौरव का मिशन है। इस मिशन ने देश की युवा पीढ़ी में उत्साह पैदा किया, साथ ही अंतरिक्ष से जुड़ी तकनीकों को समझने और उन पर चर्चा करने की उनकी जिज्ञासा को जगाया। मंगलयान की सफलता के बाद इसरो अब एक बार फिर से मंगल ग्रह पर वापसी करने की तैयारी कर रहा है। मंगल ग्रह के अगले मिशन से इसरो इस साल ग्रह के और भी रहस्यों के बारे में पता लगाएगा। इस नए मिशन का लक्ष्य मंगल की सतह पर एक रोवर और हेलीकॉप्टर उतारना है। अगर यह मिशन सफल रहा तो भारत अमेरिका और चीन के बाद मंगल पर यान उतारने वाला तीसरा देश बन जाएगा। पुनीत शर्मा की रिपोर्ट, DD न्यूज। और केदारनाथ पैदल मार्ग को मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद दुरुस्त कर लिया गया है, जिससे 15 दिन बाद पैदल चलकर यूपी, गुजरात और हरियाणा से कुछ तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। 260 मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद पैदल मार्ग को बनाया गया है। वहीं प्रशासन से मिल रहे सहयोग पर केदारनाथ धाम पहुंच रहे तीर्थ यात्रियों ने आभार जताया है। बता दें कि 31 जुलाई की रात केदारनाथ पैदल मार्ग पर आई त्रासदी के कारण जगह जगह ध्वस्त हो गया था, जिसके बाद पहले प्राथमिकता के तहत पैदल मार्ग से तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की निगरानी और डीएम सौरभ गहरवार के नेतृत्व में चल रहे रेस्क्यू अभियान में हजारों श्रद्धालुओं एवं स्थानीय जनता को हेली सेवा के साथ पैदल आवाजाही से उनकी जान को बचाया गया। इसके बाद प्रशासन की ओर से पैदल मार्ग को तेजी के साथ दुरुस्त करने की चुनौती थी। इस चुनौती को भी जिला प्रशासन ने पार पा लिया है। अगली खबर का रुख करते हैं। शनिवार को मध्य गजा के जवायदा इलाके में इजरायली हमले में कम से कम 17 फलस्तीनी मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। जवायदा में मारे गए अधिकांश लोग एक ही परिवार के थे और उनमें 8 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल थीं। इस बीच इजराइल ने कहा कि उसने शनिवार को वेस्ट बैंक के जेनिन में एक कार को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमले में 2 वरिष्ठ हमास आतंकवादियों को मार गिराया। इजराइल का दावा है कि हमास आतंकी एक इजरायली की हत्या में शामिल थे। इजरायली सुरक्षा एजेंसी और इजराइल रक्षा बलों के एक संयुक्त बयान में हमास आतंकियों की पहचान अहमद अबू आरा और राफत दवासी के रूप में की गई है। दोनों वेस्ट बैंक में जेनिन के रहने वाले थे। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजराइल पहुंचने वाले हैं। ये सोमवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। इस बीच इजराइल और हमास के बीच लड़ाई को समाप्त करने और इजरायली बंधकों को मुक्त करने के लिए समझौता करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं। इजराइल के शहर तेल अवीव में शनिवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी और जल्द से जल्द संघर्ष विराम की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर संघर्ष विराम वार्ता में कोई समझौता नहीं हुआ तो क्षेत्रीय स्तर पर तनाव बढ़ जाएगा। दोहा में अमेरिका, कतर और मिस्र की मध्यस्थता में संघर्ष विराम वार्ता अगले सप्ताह फिर से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।
और रूस के क्रुस्क क्षेत्र में सीम नदी पर बने पुल पर यूक्रेन द्वारा किए गए हमले का एक ताज़ा वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहे पुल के डिज़ाइन, लैंप पोस्ट और साथ में रेलिंग, पेड़ों और इलाके से उस स्थान की पुष्टि होती है जहां शुक्रवार को यूक्रेन द्वारा हमला किया गया था और रूस के विदेश मंत्रालय ने भी क्षेत्र में पुल के नष्ट होने की पुष्टि की थी। दूसरी ओर कीव ने 6 अगस्त से क्षेत्र में 1150 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 82 बस्तियों पर नियंत्रण करने का दावा किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि उनके सैनिकों के रूस के क्रुस्क क्षेत्र में अपनी घुसपैठ के लगभग 2 सप्ताह बाद अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और उन्होंने कीव के सहयोगियों से लंबी दूरी के हमलों की अनुमति देने के लिए साहसिक निर्णय लेने का आह्वान किया। जेलेंस्की ने कहा कि उनके सेना प्रमुख अलेक्जेंडर सर्की ने रिपोर्ट की है कि यूक्रेनी सैनिकों ने अपनी बढ़त जारी रखी है और बहुत से रूसी सैनिकों का भी बंदी बना लिया गया है। और दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जर्मनी के जेनिस सिनर ने सिनसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में सिनर ने रूस के आंद्रे रुबलेव को 4-6, 7-5, 6-4 के अंतर से हराकर अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की की। वहीं पुरुष एकल के एक अन्य क्वार्टर फाइनल मैच में शानदार जीत के साथ अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंतिम 8 में टियाफो ने चेक खिलाड़ी को हरा दिया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने सिनसिनाटी ओपन में क्वार्टर फाइनल की बाधा पार कर ली है। 3 सेट तक चले कड़े मुकाबले को ज़ेवरेव ने 3-6, 7-6, 7-5 के अंतर से अपने नाम किया। और सिनसिनाटी ओपन महिला एकल में अमेरिका की जेसिका पेगुला ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पेगुला ने कनाडा की लेला फर्नांडिस को हराकर अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल अनुमति दें, नमस्कार।